अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम MGT 602 की मिड टर्म की प्रिपरेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि इसकी प्रिपरेशन का पार्ट 1 अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिटेल से देखेंगे। क्वेश्चंस के आंसर्स और वो आंसर्स क्यों हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम वो सारे कवर करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा तब तो आपको पता होगा, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट 3 थीम्स जो हैं वो उसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें हैं, और लास्ट 3 थीम्स के जो हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास ये वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ बिजनेस इज मोस्ट पॉपुलर फॉर डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर फॉर प्राइवेट स्कूल्स। कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो मोस्ट पॉपुलर उनमें कौन सा बिजनेस ट्रेंड है। तो उनके अंदर जो है फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस जो है वो बहुत पॉपुलर है। देखिए फ्रेंचाइजर्स बनी होती हैं, जैसे आप अब मैं एग्जांपल तो नहीं दूंगी एज इट इज़ नाम लेके, लेकिन आप देखें तो एक ही नाम से स्कूल जो है वो बहुत सारी जगहों पे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो है फ्रेंचाइजिंग सिस्टम पाकिस्तान में स्कूल्स का चलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन रिमेन लेस प्रिविलेज्ड फॉर एंटरप्रेन्योर फैसिलिटीज सच एज बैंक लोन ETC। कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको कम फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो हैं वो क्रिश्चियन या हिंदुज़म वगैरह है, तो इनके लिए जो है वो कम काम किया जाता है। एंटरप्रेन्योर फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो उनको कम दी जाती हैं। मतलब बैंक में अगर लोन वगैरह लेने जाएं तो उन पे जो है वो ज़्यादा उनसे डिक्टेशन मांगी जाती है, या फिर बैंक उन्हें लोन नहीं देते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं माइनॉरिटीज़ में, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑप्शन इज द लीस्ट डेंजरस फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर विद लेस रिस्क एंड ग्रेटर रिवार्ड। ऐसा कौन सा बिजनेस है, हमने जितनी भी इसकी टाइप्स देखी थी, हमने देखा था एक हमारे पास बिजनेस होता है जो हम खुद न्यू वेंचर क्रिएट करते हैं, स्क्रैप से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक ही होता है कि हम फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, या ऐसा हो सकता है कि हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय कर लेते हैं, कोई फ्रेंचाइज बाय कर लेते हैं। ये सारी हमारे पास टाइप्स थी बिजनेस की। तो कहता है कि इन सब में से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो लीस्ट डेंजरस है, जिसमें आपको सबसे कम नुकसान का रिस्क होता है, सबसे कम रिस्क होता है, आपको लगता है कि ठीक है इसमें हमें नुकसान नहीं होगा। और वो हमारे पास ऑप्शन जो है वो फ्रेंचाइजिंग का होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप अकेले नहीं होते, आपके साथ जो है वो ऑनर होता है, वो आपको ट्रेनिंग देता है, आपको हर तरफ से गाइड करता है। तो फ्रेंचाइजिंग सिस्टम जो है ये सबसे लीस्ट डेंजरस होता है। और सबसे अगर आपको सबसे ज़्यादा डेंजरस पूछा जाए तो वो जब न्यू वेंचर क्रिएट करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन भी आ जाता है, और लीस्ट डेंजरस का भी तो दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ऑल द फ्रेंचाइज ब्रांचेज ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स आर ऑफन सिमिलर एंड आर रन अंडर द फॉलोइंग फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट। कहते हैं कि फास्ट फूड की जितनी भी ब्रांचेज होती हैं, आप वहाँ पे जाएं तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल सिमिलर है जहाँ पे हम पहली ब्रांच में गए थे। यानी कि उनका फर्नीचर, बिल्डिंग, डेकोरेशन, एवरीथिंग जो है उनकी सेम होती है। तो कहते हैं कि वो किस बिजनेस पे काम कर रहे होते हैं, किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो हैं 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं इस हवाले से जो इन्होंने पूछा हुआ है। ये जो फोर्थ वाली एरिया डेवलपर, ये एरियाज़ के हवाले से भी 3 अलहदा से होती हैं। ये कि यहाँ ऑप्शन में थी तो मैंने ये भी आपके लिए लिख दी है। तो 3 होती हैं हमारे पास। सबसे पहली जो है वो बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग होती है, दूसरी प्रोडक्ट एंड ट्रेड नेम फ्रेंचाइजिंग होती है, और थर्ड वाली जो है वो पिगी बैंक फ्रेंचाइजिंग होती है। बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग कौन सी होती है? ये वही फ्रेंचाइजिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में। इसमें फ्रेंचाइजी जो है वो बिल्कुल कॉपी बनाता है फ्रेंचाइज़र की। ठीक है, फ्रेंचाइजी वो पर्सन होता है जिसने कोई ब्रांच बाय की है, जिसने कोई फ्रेंचाइज बाय की है, और फ्रेंचाइज़र वो पर्सन होता है जो ऑनर है, जो दे रहा है सबको फ्रेंचाइज। ठीक है, तो क्या होता है कि फ्रेंचाइजी जो होता है इसमें एज इट इज़ कॉपी तैयार करता है और फिर अपना सारा अरेंजमेंट जो है वो उसी के अंडर होता है। तो ये हमारे पास बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग होती है।
सेकंड ऑप्शन जो है वो है प्रोडक्ट एंड ट्रेड नेम फ्रेंचाइजिंग। ये कौन से फ्रेंचाइजिंग होती है? इसके अंदर क्या होता है कि फ्रेंचाइज़र जो है वो आपको प्रोडक्ट देता है, आपने सिर्फ उसकी प्रोडक्ट को सेल करना होता है। आपको प्रोडक्ट बनानी नहीं है, आपको कोई काम नहीं करना, सिर्फ सेल करना है। जैसे कि पेट्रोल पंप्स होते हैं, तो पेट्रोल पंप जो हैं वो इसी बेस पे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड वन जो है वो पिगी बैंक फ्रेंचाइजिंग है। पिगी बैंक फ्रेंचाइजिंग क्या होती है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कैंटीन्स होती हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में, तो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स होते हैं, स्टडी से रिलेटेड मटेरियल होता है, तो कैंटीन्स का तो उनसे कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं बनता स्टडी से, लेकिन फिर भी कैंटीन जो है वो कॉलेज के कस्टमर से फ़ायदा उठा रही होती है। तो जो इस तरह की फ्रेंचाइजिंग होती है उसे पिगी बैंक फ्रेंचाइजिंग कहा जाता है। इसी तरह मैंने आपको बताया एरिया के हवाले से 3 हैं, एक एरिया डेवलपर यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी 2 जो हैं वो आप नोट से ज़रूर देख लीजिएगा। तो एरिया डेवलपर क्या होते हैं कि एक ख़ास एरिया उन्हें दे दिया जाता है कि इस एरिया के अंदर जितनी भी फ्रेंचाइज हम अपनी फ्रेंचाइज बनाएंगे वो इस आपको देंगे या इस तरह, ठीक है। तो वो एरिया डेवलपर फ्रेंचाइजिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एंटरप्रेन्योर कैन सेल द प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रांड्स अदर देन दस ऑफ फ्रेंचाइजर अंडर प्रोडक्ट एंड ट्रेड नेम फ्रेंचाइजिंग। कहते हैं कि प्रोडक्ट एंड ट्रेड नेम फ्रेंचाइजिंग के अंदर जो बंदा जो सेल कर रहा है, जिसके पास फ्रेंचाइज है, वो उनकी प्रोडक्ट के अलावा बाकी प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकता है। ये हमने ऊपर अभी देखा था कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ बिजनेस ओनली ऑपरेट अंडर अ टू पार्टी सिस्टम। कहता है ऐसा कौन सा हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा मॉडल है जिसमें दो पार्टी सिस्टम होता है, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो वो हमारे पास फ्रेंचाइजिंग सिस्टम होता है। मैंने आपको बताया था उसमें एक फ्रेंचाइजर होता है जिसकी वो ओरिजिनल में वो ब्रांड होता है, और एक फ्रेंचाइजी होता है जो उससे फ्रेंचाइज लेके उस पर काम कर रहा होता है। तो इसमें दो पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं फ्रेंचाइजिंग सिस्टम में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ मोर प्रिवेलेंट इन। कहते हैं कि जो होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है ये कहाँ पे ज़्यादा होती है, तो ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होती है। यानी कि जहाँ पे अभी छोटे छोटे लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, घरों के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे होते हैं और उससे जो है वो हेल्प मिल रही होती है। तो ये जो होते हैं होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर, इनको माइक्रो और नैनो बिजनेस भी इनके बिजनेस को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल एंटरप्रेन्योर सॉल्व कम्युनिटी इशू थ्रू नोवेल बिजनेस आइडियाज़। सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? सोशल एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम देखते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना आइडिया पेश करते हैं। सोसाइटी की, कम्युनिटी की किसी इशू को सॉल्व करने के लिए अपना बिजनेस का आइडिया पेश करते हैं, तो वो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने यही स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये, A business model that is more similar to non-government organization is called। यानी कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो एनजीओ से मिलता जुलता होता है। देखिए एनजीओ क्या करती हैं, ये सोशल वर्क करती हैं, और अभी हमने ऊपर देखा था कि जो लोग सोशल सोसाइटी में प्रॉब्लम देख के उसके हिसाब से अपने बिजनेस को करते हैं तो वो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो वो लोग जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एनजीओस वाला ही काम कर रहे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सोशल एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा हमारे पास सीरियल एंटरप्रेन्योर होते हैं, को एंटरप्रेन्योर होते हैं और सीनियर एंटरप्रेन्योर होते हैं। सीरियल एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं? जिनके पास न्यू वेंचर क्रिएट करने का बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। ऐसे लोग मोस्टली इस तरह करते हैं कि न्यू वेंचर क्रिएट करते हैं, उसे किसी और को हैंड ओवर कर देते हैं और फिर एक नया वेंचर क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जो है बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है न्यू वेंचर को क्रिएट करने का। को एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? को मीन टू पीपल, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जिसे पार्टनरशिप कहते हैं तब बिजनेस करते हैं, तो वो को एंटरप्रेन्योरशिप होती है। और सीनियर एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं कि ऐसे लोग जो 50+ एज में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो सीनियर एंटरप्रेन्योर होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नॉन रिफंडेबल फीस टेकन एट द स्टार्ट बाय द फ्रेंचाइजर फॉर कमर्शियल यूज ऑफ हिज ब्रांड्स नेम
बाय द फ्रेंचाइजी, यानी कि फ्रेंचाइजी ऐसी कौन सी फ़ी पे करता है जो नॉन रिफंडेबल होती है। तो वो जो फ़ी होती है वो इनिशियल फ्रेंचाइज फ़ी होती है। जब फ्रेंचाइज बाय करते हैं तो उस वक्त जो इनिशियल फ़ी उन्हें पे की जाती है फ्रेंचाइज़र को, वो हमारे पास जो है नॉन रिफंडेबल होती है, फर्स्ट वन। और बाकी यहाँ जो ऑप्शन है उन्हें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास रियलिटी फ़ी है जी, रियलिटी पेमेंट होती है गिव टू द फ्रेंचाइजर बेस्ड अपॉन द अर्निंग, यानी कि जो फ्रेंचाइज जितनी अर्निंग कर रही है उसमें से कुछ परसेंटेज होती है, 5, 10, 15 जितनी भी परसेंटेज उन्होंने रखी होती है, वो परसेंटेज उतने परसेंट आपको अपनी इनकम में से या अपनी प्रॉफिट में से उन्हें देने होते हैं। तो वो रॉयल्टी पेमेंट होती है। और इसी तरह कैश इन्वेस्टमेंट होती है, जो आप बिल्डिंग वगैरह के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कैश इन्वेस्टमेंट होती है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये देखें, एक तो हर फ्रेंचाइज जो है अपनी फ्रेंचाइज की एडवर्टाइजमेंट करे तो उसके लिए तो उसे एक्सपेंसेस पे करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो ओवरऑल ब्रांड एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है उसके लिए भी हर फ्रेंचाइज को जो है पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस तरह एडवर्टाइजमेंट के भी एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रेंचाइजर एंड अ फ्रेंचाइजी रिड्यूस द चांसेस ऑफ अ लीगल डिस्प्यूट। कहते हैं जितने भी लीगल डिस्प्यूट होते हैं, अगर फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी का आपस में रिलेशनशिप अच्छा हो तो उसमें जो कन्फ्यूजन्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जब उनका रिलेशन अच्छा होगा तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्टरप्रेन्योर। वॉन्टरप्रेन्योर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वॉन्टरप्रेन्योर कौन लोग होते हैं। यहाँ करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, ये तीनों करेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं। वो अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स रखते हैं, कन्फ्यूजन होती है उन्हें अपने आइडियाज़ के बारे में, और अनडिसिसिवनेस होती है। देखिए, इन शॉर्ट वॉन्टरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जिनमें वो शेख चिली वाली जो है खसूसियत होती है कि ये होगा फिर मैं ये करूँगा फिर ये करूँगा। अपने जो है रियलिटी से बाहर वो अपना सोचते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं करते, उन्हें अपने आइडियाज़ के बारे में कन्फ्यूजन होती है। तो वो लोग जो हैं वो वॉन्टरप्रेन्योर्स होते हैं। What is the term used for a person with a lot of experience of creating new venture? ऐसे पर्सन जिन्हें नया वेंचर क्रिएट करने का बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, ये हमने अभी पढ़ा था, वो सीरियल एंटरप्रेन्योर होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, एंटरप्रेन्योर आर दोज हु मेक एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक डिज़ायर्स फॉर न्यू बिजनेस। कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो ऐसे पर्सन होते हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट रखते हैं और रियलिस्टिक डिज़ायर्स होती हैं उनकी, लेकिन ये फॉल्स है। मैंने अभी बताया था कि एंटरप्रेन्योर ऐसे लोग नहीं होते। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट अल्टरनेट वर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल एडवर्टाइजिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज़ इन न्यूज़पेपर्स। तो ऐसी कौन सी जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर जब आपको ऑफ़र की जाती है फ्रेंचाइज की, ठीक है, तो फ्रेंचाइज के अलावा और कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। तो उसके अंदर आपको डीलरशिप का भी वर्ड मिल जाता है, आपको फ्रेंचाइजी डीलरशिप का भी वर्ड मिलता है, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप का भी वर्ड मिलता है। तो इन सब का मतलब जो है फ्रेंचाइज ही होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मेजर बाय अ फ्रेंचाइजर कैन बी टू रिस्ट्रिक्ट द सेल्स टेरिटरी ऑफ द फ्रेंचाइजी। यानी कि इसमें वो बात कर रहा है कि जो फ्रेंचाइजी होता है उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है, किस चीज़ की, कि सेल्स टेरिटरी की। यानी कि वो अपने सिटी या अपने इलाके के अलावा ऐसा नहीं है कि वो जहाँ मर्जी जा, उसका अच्छा कारोबार चल रहा है तो वो कहीं और जाके शॉप बना ले, ये उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। और कौन सी रिस्ट्रिक्शन होती है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये एक्चुअल में होती है ये रिस्ट्रिक्शन। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये ट्रू होगा इसका आंसर। और रिस्ट्रिक्शन जो है हमारे पास, एक तो ग्रोथ ऑफ फ्रेंचाइजी की होती है कि वो अपनी फ्रेंचाइज को ग्रोथ नहीं कर सकता, उतना ही उसे लिमिटेड रहना होगा जितना फ्रेंचाइज़र उसे अलाउ करेगा। फिर ये जो अभी हमने पढ़ी है वो रिस्ट्रिक्शन होती है, और ये होती है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ गुड सर्विसेज टू बी सेल, यानी कि वो जो चीज़ें अलाउ करेंगे या जो उनकी चीज़ें होंगी उनके अलावा कोई भी चीज़ सेल नहीं कर सकता।
अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर, आपकी हेल्प हो रही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा होता है कि आप लोग सब्सक्राइब तो नहीं करते, वीडियोस देख लेते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिसीजन बेस्ड ऑन द गट फीलिंग और इंट्यूशंस आर ऑलवेज रॉन्ग। कहते हैं कि अगर आपकी गट फीलिंग की वजह से आप कोई डिसीजन लेते हैं, यानी कि आपको किसी चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि अगर मैं ये करूँगा तो ये अच्छा रहेगा, तो कहता है अगर आप इस तरह का फैसला करते हैं तो वो हमेशा रॉन्ग होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, वो हमेशा रॉन्ग नहीं होता। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो आपकी गट फीलिंग होती है वो आपको अच्छा मशवरा दे रही होती हैं, आपका डिसीजन अच्छा रह जाता है। लेकिन आपको पता है कि ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के स्टार्ट करना जो है वो रिस्की होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, जियोथर्मल विंड बायोफ्यूल्स एंड फ्यूल सेल्स आर रिलेटेड टू ग्रीन ट्रेंड। कहते हैं कि ये जो उसने मेंशन किए हुए हैं हमारे पास, जियोथर्मल विंड, बायोफ्यूल्स और फ्यूल सेल्स, ये जो चीज़ें हैं ये ग्रीन ट्रेंड से मतलब कंसर्न करती हैं, ग्रीन ट्रेंड से रिलेटेड है। लेकिन ये फॉल्स है हमारे पास ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो जियोथर्मल विंड है, बायोफ्यूल्स और फ्यूल सेल्स वगैरह हैं, ये क्लीन एनर्जी ट्रेंड और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। ग्रीन ट्रेंड से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं? ये आपके पास रिसाइकलिंग होती है, ज़ीरो वेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जो है प्लांट बेस्ड ईटिंग होती हैं, और प्लास्टिक का जो है यूज़ को रिड्यूस करना, ये सब चीज़ें आपकी ग्रीन ट्रेंड में आती हैं जो आपकी ग्रीनरी को प्रमोट कर रही होती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जिनके अंदर हम एनर्जी को जो है बना रहे हैं या क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्लीन एनर्जी ट्रेंड एंड ग्लोबल वार्मिंग में आती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दो चीज़ों को मिक्स किया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन फॉल्स है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द आइडिया और कंसेप्शन ऑफ द बिजनेस इज़ वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर के प्रोसेस होता है, एंटरप्रेन्योर का जो प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। तो जो आइडिया या कंसेप्शन है ये उसकी एक स्टेज है। तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, मैंने तीनों स्टेजेस लिखी हुई हैं। सबसे पहली स्टेज जो है वो आइडिया और कंसेप्शन होता है। दूसरा ये होता है कि उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करना, और थर्ड ये होता है कि अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट और ग्रोथ करना उसकी, ठीक है। तो जो हमारे पास लिखा हुआ है कि आइडिया कंसेप्शन एक उसकी स्टेज है, तो जी ये इसकी पहली स्टेज है, इसलिए ये हमारा आंसर ट्रू होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, इंडिविजुअल्स हु रिकॉग्नाइज अ सोशल प्रॉब्लम एंड यूज देयर एंटरप्रेन्योर स्किल टू क्रिएट। ये हमने देखा था कि जो लोग होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को यानी कि रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसके हिसाब से उसको सॉल्व करने के लिए अपना बिजनेस करते हैं, तो वो लोग हमने देखे थे वो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं। यहाँ उन्होंने कहा हुआ है कि वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो वो इनोवेटिव नहीं होते, वो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज डिफाइंड एज अ फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट्स अ नीड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट सर्विस। कहते आप कोई ऐसा देखते हैं, मतलब बिज़नेस कब स्टार्ट करते हैं आप, कि आपने देखा कि किसी चीज़ की ज़रूरत है मार्केट में, कोई न्यू प्रोडक्ट या कोई सर्विस चाहिए लोगों को, तो आपने इस चीज़ को देखते हुए, इस ज़रूरत को देखते हुए आपने अपना उस बेस पे बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। देखिए बिज़नेस स्टार्ट करने की दो तरीके समझ लें या दो ट्रिक्स कही जाती हैं। एक तो ये होता है कि आपके पास आइडिया हो और आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करें, और दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी, कि आप अपॉर्चुनिटी देखें किस चीज़ की ज़रूरत है और फिर उसको अप्लाई करें। तो ये जिस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंक्यूबेशन सेंटर्स आर द मोस्ट अंडर यूटिलाइज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया जनरेशन। तो ये हमारे पास फोल्स है। इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में हमने बहुत सारी जो है लास्ट वीडियो में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके अंदर इंक्यूबेशन सेंटर को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है हमने। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग इज आल्सो कॉल्ड अ ब्रेन राइटिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? सबसे पहले आपको आपके पास जो आइडिया होता है उसे आप लोगों में बैठ के डिस्कस करते हैं, अपने फ्रेंड्स में या कोई भी आपका एक सर्कल हो सकता है,
एक ग्रुप के अंदर बैठ के आप अपने उस आइडिया को डिस्कस करते हैं और उसके बारे में जो है आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज या उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग वो कह रहा है कि एक उसको हम ब्रेन राइटिंग भी कहते हैं। तो रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है कि एक एक पेपर दे दिया जाता है उन सबको और कहा जाता है कि जो भी आपको इस चीज़ के बारे में या इस एक टॉपिक के बारे में जो भी आइडिया आ रहा है उसे आप राइट कर लें। तो जी उसको ब्रेन राइटिंग भी कहा जाता है। ये हमारा आंसर जो है ये ट्रू है। यहाँ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है योगा एंड मेडिटेशन। योगा एंड मेडिटेशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग करंट ट्रेंड्स। जो योगा और मेडिटेशन है ये किस ट्रेंड को फॉलो करता है, तो ये अगर आप देखें तो आपको फ़ौरन से पता चलेगा ये फिटनेस और हेल्थ ट्रेंड को फॉलो करता है। ग्रीन ट्रेंड हमने पहले देख लिया था, और ये जो फोर्थ वाला है ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और जो फर्स्ट वाला है ये ऑर्गेनिक ट्रेंड है। ऑर्गेनिक ट्रेंड के अंदर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को यूज़ किया जाता है जिनमें फर्टिलाइज़र और इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं की जाती। तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो यूज़ करने का ट्रेंड है वो ऑर्गेनिक ट्रेंड में आता है। और योगा और मेडिटेशन वगैरह का जो है वो फिटनेस एंड हेल्थ ट्रेंड में आता है। उसके बाद हमारे पास ख़त्म हो गया हमारी जो है जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सारे सॉल्व करवा दिए, और मैंने कोशिश किया है कि सारे के सारे टॉपिक आपके जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आई होप आपने अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।